कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, इनका हाथ हमेशा नक्सली और आतंकियों के साथ। आज जो डी राजा जी का स्टेटमेंट आया है, इससे पहले कांग्रेस ने भी नक्सलियों को शहीद कहा है। कन्हैया कुमार ने, सुप्रिया श्रीनेत ने, कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है कि नक्सलियों से बातचीत होनी चाहिए। और आज डी राजा जी ने जिस प्रकार से नक्सलियों की पैरवी की, एक तरफ तो यूपीए की सरकार ने ही कहा था कि नक्सली भारत के सबसे बड़े आतंकी और आंतरिक सुरक्षा का खतरा है, और जब नक्सलियों के प्रभावित इलाकों को 150 से कम करके अब कुछ मुट्ठी भर ही रह गए हैं और अगले वर्ष तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का संकल्प गृहमंत्री अमित शाह जी का साकार होता जा रहा है, तो उन लोगों की पैरवी के लिए आ चुके हैं ये पूरे इकोसिस्टम के लोग जो हमारे जवानों को मारते हैं, जो हमारे मासूम नागरिकों को मारते हैं। इन लोगों ने कभी जवानों की पैरवी नहीं की, इन लोगों ने कभी नागरिकों की पैरवी नहीं की, ये पैरवी केवल आतंकियों की करते हैं। ये पूरा इकोसिस्टम देख लीजिए, कभी अफजल गुरु की पैरवी, कभी उमर खालिद की पैरवी, कभी शर्जील इमाम की पैरवी, कभी ताहिर हुसैन की पैरवी, कभी याकूब की पैरवी, कभी बुरहान वानी की पैरवी, कभी यासीन मलिक की पैरवी। इसका मतलब इनके लिए वोट बैंक नीति राष्ट्र नीति से ऊपर है और मोदी और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते नक्सलियों के साथ भी खड़े हो जाते हैं। आज कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टीज और इनके पूरे इकोसिस्टम को बताना चाहिए कि क्या उनका हाथ इन आतंकियों के साथ है। सर, सीपीआई नक्सल्स, व्हाट्स योर कमेंट सर? Today, the left parties have articulated the similar position that even Congress has taken, that Congress and left का हाथ आतंकी और नक्सलियों के साथ। It shows that how this entire ecosystem, sometimes it calls Naxalis as Shaheed, sometimes it says talk to the Naxalites, sometimes it says that why should we have Naxal Mukt Bharat. It shows the soft corner they have for red terror. And ironically, it was the UPA government which said Naxalism is the biggest internal security threat, but they did nothing. Now when the Naxalism has come down from 150 districts to just few districts, and it will become Naxal Mukt Bharat by 2026 as has been said by Home Minister Amit Shah ji, then rather than stand with the victims of Naxalism, the Jawans, the citizens of this country, this ecosystem is once again standing with red terror. They stand with Yaqub Memon, they stand with Afzal Guru, they stand with Burhan Wani, they stand with Tahir Hussain, they stand with all anti-India elements, because in Modi Virod, they are okay to stand with enemies of India and do Desh Virod. They put vote bank niti above Rashtra niti. सर, पी चिदम्बरम का कहना है कि 26/11 के हमलों के बाद आप भारत ने रिटेलिएट इसलिए नहीं किया क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था और विदेश मंत्रालय से भी कुछ इसी तरह का स्टैंड था, इस वजह से हमने रिटेलिएट नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, हमें तो हमेशा पता था कि कांग्रेस की एक ही पहचान, पाकिस्तान को बताओ अपना भाईजान, करो सेना का अपमान। और इसकी पुष्टि अब पी चिदम्बरम जी ने, जो पूर्व गृह मंत्री, उन्होंने कर दी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पहले तो उनको गृह मंत्री बनना नहीं था 26/11 के बाद। रिलक्टेंटली जब वो बन गए तो उनके मन में था कि व्यक्तिगत रूप से कि पाकिस्तान पर हमला होना चाहिए इस 26/11 के हमले के लिए, परंतु उनके ऊपर दबाव डाला गया कि ये ना किया जाए। वो कौन सी ताकतें थी? सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने उस समय पर क्यों उनको परमिशन नहीं दिया? तो उसका भी वो खुलासा करते कहते हैं कि कॉन्डोलीजा राइस, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका की, उन्होंने आकर कहा कि भारत को कोई भी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, और हम लोगों ने सरेंडर कर दिया। और बार बार कांग्रेस का इतिहास रहा है सरेंडर और ब्लंडर का। आपने देखा होगा कि 1968 में 828 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को दे दिया, जबकि 65 का युद्ध हम जीते। 71 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर होने के बाद हमने जो भी युद्ध के मैदान में कमाया था वो शिमला एग्रीमेंट के मंच पर गवा दिया। हमने 94-95 के दशक में न्यूक्लियर टेस्ट रोक दिया विदेशी दबाव में, और 26/11 के बाद हमने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, ना कि उनके आतंकी कैंपों पर हमला किया। ये वही कांग्रेस है जिसने क्लीन चिट दिया पाकिस्तान को, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए, पर पहलगाम में क्लीन चिट, 26/11 में क्लीन चिट, समझौता में क्लीन चिट। तो इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस और पाकिस्तान का जो पुराना याराना और सैयारा है, उसका एक और प्रमाण आज सामने आया है। और अब सोनिया गांधी जी और कांग्रेस पार्टी बताए कि किस दबाव में उन्होंने ये कार्रवाई नहीं की जिसकी पैरवी फली मेजर भी कर रहे थे। सर, सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका निर्णय है बस फेयर हाइक करने का, 170 से 190 रुपए किया गया है
और भी इसी तरह इसी रेशियो में आगे भी हाइक हुआ है, क्या कहना है सर? The Congress government in Karnataka is a khatakhat loot and jhoot government. It only taxes and increases prices on the common man. It has an anti-Hindu mindset, and therefore during the time of Dasara, when the Bengaluru-Mysuru route will be used maximum by the Hindus to travel to and fro, they are raising the KSRTC bus fares by 20 to 30 rupees. And this shows that how they want to loot the common person from Karnataka. They want to loot those who are celebrating Dasara, and then they use it for filling their own pockets. In return, the guarantees are also not fulfilled. In fact, they get potholed roads, and the money is stolen through various scams and is sent to 10 Janpat or to other places in Delhi. This shows that the Congress party only believes in khatakhat loot, and wherever Congress is going, in Himachal, in Telangana and Karnataka, it is raising the prices on the common man. We have seen it in Himachal that GST relief was given by Prime Minister, and next day they have increased the cement prices. In Telangana too, जहां कांग्रेस आई वहां बर्बादी और महंगाई लाई. Sir, again, pothole in Karnataka. This is not मोहब्बत की दुकान. It is मौत का सामान and मौत की दुकान in Karnataka by the Congress party. Today we are seeing that they have only given loot and jhoot ki government. They have raised the prices one by one, and in return, Karnataka has not got good infrastructure. Only thing they have given is potholed roads in Bengaluru. This is yet another incident, shocking and very heartbreaking incident, where a young girl has lost her life while trying to avoid the pothole, and then a truck ran over her. Just few days ago, a school bus was trapped in a pothole with 20 children on board. Before that, a bus toppled over. Before that, yet another lady had lost her life due to the potholes. And when the government is asked a question about potholes, DK Shivkumar and the ministers say arrogantly that don't blackmail us, even God can't fix the potholes. Even companies like Blackbuck are leaving ORR region because of this pothole menace. Karnataka Congress is a pothole in governance. It is a pothole of corruption, and therefore today, the only thing it has given the people of Bengaluru and Karnataka, instead of making it a global IT hub, is that it has made it a global meme for potholes. कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो, इनका हाथ हमेशा नक्सली और आतंकियों के साथ. आज जो डी राजा जी का स्टेटमेंट आया है, इससे पहले कांग्रेस ने भी नक्सलियों को शहीद कहा है. कन्हैया कुमार ने, सुप्रिया श्रीनेत ने, कांग्रेस के तेलंगाना प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा है कि नक्सलियों से बातचीत होनी चाहिए. और आज डी राजा जी ने जिस प्रकार से नक्सलियों की पैरवी की, एक तरफ तो यूपीए की सरकार ने ही कहा था कि नक्सली भारत के सबसे बड़े आतंकी और आंतरिक सुरक्षा का खतरा है, और जब नक्सलियों के प्रभावित इलाकों को 150 से कम करके अब कुछ मुट्ठी भर ही रह गए हैं, और अगले वर्ष तक नक्सल मुक्त भारत बनाने का संकल्प गृहमंत्री अमित शाह जी का साकार होता जा रहा है, तो उन लोगों की पैरवी के लिए आ चुके हैं ये पूरे इकोसिस्टम के लोग जो हमारे जवानों को मारते हैं, जो हमारे मासूम नागरिकों को मारते हैं.